प्रोग्राम पे बात करेंगे और ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम केवल बॉडी के लिए नहीं होगा। हमने इस मैसेज में भी डाला था। आज हम बात करेंगे माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए। तो हम अपने इन तीनों को कैसे ठीक रख सकते हैं और इन तीनों को ठीक रखते हुए हम अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं। बेटा फैंस लो करते हैं। आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझ लेना कि ये तीनों चीज़ें हमारी फिट रहेंगी कैसे। WHO एक बात बोलता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो एक वर्ड है EARN। आज हमारी पूरी टॉक इस EARN पर होगी। E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। बेसिकली हम चार चीज़ों पर टॉक करेंगे। प्रधानमंत्री हो या एक मजदूर हो, सबको हेल्थ एक ही बार मिलेगी और उस हेल्थ को कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। अपने आप कोई चीज़ नहीं आती। अगर कोई चीज़ अपने आप आ रही है तो वो हमने कमाई नहीं है, वो जैसे अपने आप आई है एक दिन ऐसे अपने आप चली भी जाएगी। अगर कोई चीज़ अपने आप आई है और चली गई है तो उसका कोई ज़्यादा हमें गम करना भी नहीं चाहिए। तो इन चार चीज़ों पर हम बात करेंगे कि हेल्थ को हम कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। E फॉर एक्सरसाइज, क्या रोल है हमारा हेल्थ के प्रति एक्सरसाइज का। अगर हम एटलीस्ट 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट है, यानी जैसे ही आप 20 मिनट क्रॉस करते हैं एक्सरसाइज के मामले में, तो आपकी बॉडी स्पेशली सुबह के टाइम पे जो एक्सरसाइज की जाती है उसमें एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन निकालती है और उस एंडोर्फिन हार्मोन से पूरे दिन आप हैप्पी रहते हैं। अगर आप वो हार्मोन होल बॉडी के हार्मोन्स को गवर्न करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी गवर्न करता है, स्टेरोन जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं उन सारे हार्मोन्स को गवर्न करता है। अब एंडोर्फिन हार्मोन बनता कब है? वो एक्सरसाइज से ही बनता है और स्पेशली सुबह की एक्सरसाइज से बनता है। तो सूर्योदय के समय पे जो एक्सरसाइज होती है बेसिकली उस एक्सरसाइज के टाइम पे अगर आप 20 मिनट क्रॉस कर देते हैं और एक अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी वो हार्मोन बनाएगी और वो हार्मोन आपको पूरे दिन हैप्पी रखेगा। हैप्पी रहने का आपकी बायोलॉजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको इतना जान लेना जरूरी है कि सुबह शाम कम से कम 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के होल ऑर्गन्स को, होल सेल्स को, होल टिश्यूज़ को, सारे सिस्टम्स को मूवमेंट करने का मौका मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एनर्जेटिक रखती है, एंथुजियास्टिक रखती है। सेकेंड वन इज एटीट्यूड, और इस पर मैं बहुत देर तक बातें कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी बातें करेंगे और आज हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी देंगे कि हम माइंड, बॉडी और सोल तीनों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, एटीट्यूड का इसके लिए क्या रोल है। और अगर कोई बात ऐसी लगती है आपको जो सर के ऊपर से जाती है, समझ नहीं आती है, तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं कभी भी। एंड जरूरी नहीं है कि मेरी इस ओपिनियन को हर आदमी माने भी। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने जो सीखा है इतने टाइम में, वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जिनके साथ टच रह के काम कर रहे हैं वो करिएगा। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में हमारा सकारात्मक रवैया। हमारा सकारात्मक रवैया क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे वर्क करता है? किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, हमारा नज़रिया किसी भी चीज़ को देखते हैं तो देखने से एक एनर्जी क्रिएट होती है और एक थॉट प्रोड्यूस होता है और उस थॉट की वजह से पूरी ज़िंदगी बदलती चली जाती है। कैसे बदल सकती है? जब आप किसी चीज़ को देख के पॉजिटिव देख रहे होते हैं तो क्या एनर्जी क्रिएट होती है, जब आप किसी चीज़ को देख के नकारात्मक होते हैं तो क्या एनर्जी क्रिएट होती है। कहते हैं कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, यानी चीज़ों के प्रति सकारात्मक रहें और चीज़ों के प्रति होपफुल रहें। कभी भी निराशावादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि कुछ नहीं होता अच्छा सोचने से और हर चीज़ के बारे में हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, हम ज़्यादातर टाइम अपने मन, वचन और कर्म, इन तीनों से ही कहीं ना कहीं हम नकारात्मक चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और इन तीनों की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे नज़रिए से होती है। तो जो एक्शन है, रिएक्शन है, कैसे होता है? न्यूटन का एक लॉ है कि जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के पैरेलल और उसके अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है और वो प्रतिक्रिया क्या रिजल्ट लेके आती है, नेचर में कैसे जाती है, यूनिवर्स में कैसे जाती है, हमारा भाग्य कैसे बनता है, इन सब पे थोड़ी सी देर बात करेंगे और फिर हम इस पर आएंगे कि हम इन सब से अपनी लाइफ पर, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपनी सोल पर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई किसी चीज़ को देखते हैं और देखते ही जो पहला विचार आपके दिमाग में आता है वो डिसाइड करता है आपका चीज़ों के प्रति रवैया कैसा है। अब
किसी भी चीज को देख के 4 लोग खड़े हैं तो चारों के दिमाग में अलग विचार आया। वो विचार चारों के दिमाग में अलग अलग क्यों आया? क्योंकि उन चारों का जो लालन पालन हुआ है, जो भरण पोषण हुआ है, जिस तरह से वो रहे हैं माहौल में, वो माहौल चारों का अलग था। चारों का माहौल अलग क्यों था? जो आदमी जिस घर में पैदा हुआ उसी घर में पैदा क्यों हुआ, अलग घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? जो माँ बाप उसे मिले वही माँ बाप क्यों मिले, अलग माँ बाप क्यों नहीं मिले? ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। आज हम इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। जब एक विचार, किसी भी चीज़ को देखकर एक विचार पैदा हुआ, उस विचार में एक ऊर्जा थी, एक एनर्जी थी। आपने किसी भी चीज़ को देखकर एक शब्द बोला, उस शब्द में एक ऊर्जा थी। आपने किसी भी विचार और शब्द के वशीभूत होकर एक प्लानिंग की और एक कर्म किया, उस कर्म में भी एक ऊर्जा थी। और ऊर्जा के बारे में आप सब जानते हैं, सबने सुना है, देखा है, जाना है कि ये ना बनती है ना खत्म होती है, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित होती है। तो ये ऊर्जा जाती कहाँ है जब खत्म नहीं होती है? तो ये ऊर्जा बेसिकली एक रेज होती है और इसकी एक वेवलेंथ होती है। हर एक विचार की, हर एक शब्द की, हर एक कर्म की एक वेवलेंथ है और वो यूनिवर्स में चली जाती है। और यूनिवर्स का क्या करता है? अगर यूनिवर्स को और डिटेल में लेके जाऊं मैं, तो यूनिवर्स को अगर एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्लेनेट हैं। ये सन है और सन के चारों तरफ, और ये पृथ्वी, और ये सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी पर एक बंदा है जिसने कोई भी थॉट प्रोड्यूस किया, कोई भी ऊर्जा निकली, तो वो ऊर्जा निकल के बाहर गई। ये जैसे ऊर्जा जाएगी तो हर ग्रह से जाके टकराएगी, और जिस तरह के कर्म और विचार हमारे रहेंगे उसी तरह की एनर्जी जाएगी। और नेचर का नियम है, याद रखिएगा, नेचर का एक रूल है कि ये कभी किसी का रखती नहीं है और मल्टीप्लाई करके देती है। नेचर ये कहती है कि जो बोओगे वही काटोगे और कई गुना काटोगे। इसका मतलब जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस की, किसी भी तरह से कोई एनर्जी हमारी निकली, वो एनर्जी हमारी यूनिवर्स में गई और वो जब ग्रहों से जाके टकराई तो मल्टीप्लाई होके आप ही के पास वापस आएगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आप ही से मैच करती है, वो कोडिंग आप ही ने की है। जब आपके पास आके टकराएगी तो कई गुना होके टकराएगी। जरूरी नहीं है हमारे इसी जन्म में वो टकरा जाए, मे भी वो मल्टीप्लाई होके हमारे अगले जन्म में हमारे पास आए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब वो हमारे पास मल्टीप्लाई होके वापस आएगी तो वो एक भाग्य के रूप में, कर्म फल के रूप में बन के सामने आती है। और कई बार हमें पता नहीं होता है। मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक याददाश्त जाने जैसा है। मान लीजिए मैंने जन्म में कोई कर्म किए, कोई विचार किए, और वो यूनिवर्स में वो वेवलेंथ चली गई मेरी, वो ग्रहों से जाके टकराई है, मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आई हैं। जब वापस आई हैं तो एक पंडित जी, एक शास्त्री जी अपना एक जन्म कुंडली बनाते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु अच्छा है, तुम्हारा सूर्य खराब है, तुम्हारा चंद्र अच्छा है। ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता कर देते हैं वो? और कई लोग कहते हैं नहीं जी ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती, मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं होती तो एक ब्राह्मण हजारों किलोमीटर दूर बैठ के आपके बारे में ये कैसे प्रेडिक्शन कर देता है कि आपकी प्रवृत्ति ये होगी, आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, केवल आपकी कुंडली देख के। कुंडली क्या है? कुंडली एक लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है आपकी, यानी हमने जो किया है कालांतर में उसकी एक रिपोर्ट है। सवाल आता है कि क्या उस कुंडली को बदला जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स बदला जा सकता है। एंड यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। हम ही अपनी डेस्टिनी के निर्माता हैं, हम ही करके आए हैं। अब कैसे करेंगे उसे ठीक? उसके लिए अब चलिए वापस आ रही है हमारे पास। कई बार लोग कहते हैं यार मैंने तो पूरे जीवन में कुछ गलत काम किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कुछ ऐसा पहले कर आए हैं, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर आए हैं, हम विचार से, शब्द से या कर्म से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर आए हैं जो एनर्जी इस यूनिवर्स में गई है और यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास वापस भेज दे रहा है। हो सकता है हम पिछले जन्म में करके आए हो, उसको आने में हमारे पास टाइम लगाओ, लेकिन आएगी जरूर, देर सवेर हो सकती है लेकिन जरूर आएगी। अब सवाल ये आता है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इनका इस नजरिया से क्या रोल है? अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि आज मेरे को जो कष्ट आ रहे हैं, अच्छा करने के बावजूद मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं, तो मेरे को दुख नहीं होगा। और दुख नहीं होगा तो क्या होगा? आप उस साइकिल को तोड़ दोगे, जो साइकिल हमें आगे वाले समय में फिर से कष्ट देने वाली है। जैसे मैंने कर्म किया आज, कर्म के बाद मुझे फल नहीं मिला, मुझे अपोजिट फल मिला, मुझे अच्छे रिजल्ट की बजाय खराब रिजल्ट मिला, तो मैंने क्या किया? मुझे दुख हुआ, क्योंकि मुझे कर्म करते ही फल की इच्छा थी और फल मुझे अच्छा नहीं मिला, दुख मिला।
तो दुख से क्या हुआ, मेरा नजरिया नकारात्मक हो गया, कितना ही कर लो कुछ नहीं होता, भला करने से कुछ नहीं होता, लोग बेईमानी से पैसे वाले होते हैं, सब बेकार है, कुछ भी कर लो कुछ होता नहीं है। तो जब मेरे को फल गलत मिला तो मुझे दुख हुआ, और दुख होते ही मैंने अपना नजरिया नेगेटिव कर लिया चीजों के प्रति। जैसे ही मैंने नेगेटिव नजरिया किया तो मेरे शब्दों से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी वो नेगेटिव निकलेगी, मेरे विचारों से फिर से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, मैं चीजों के प्रति नेगेटिव हो जाऊंगा, हाँ ये कुछ नहीं होता, सब बेकार है, दुनिया बेकार है। जैसे एक एग्जांपल अभी एपिडेमिक का लेते हैं, इस एपिडेमिक में कुछ नहीं रहेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा, सारे धंधे बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इधर आप बोल भी रहे हो, शब्द से एनर्जी नेगेटिव निकाल रहे हो, वही आप सोच भी रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो, कर्म भी फिर वैसा ही हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो ये नेगेटिव एनर्जी मिलके यूनिवर्स में जाएगी, फिर से हमारे साथ एक नकारात्मक माहौल क्रिएट करेगी, और ये साइकिल बन जाता है। नकारात्मक माहौल, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक विचार, शब्द, कर्म, नकारात्मक एनर्जी, फिर से नकारात्मक, और एक साइकिल बनता चला जाता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आज मेरे को मेरे कर्म के अनुसार अगर फल नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेवार हूं, मैं ही कुछ ना कुछ ऐसा पहले करके आया हूं जिसकी वजह से आज मुझे वो रिवार्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन मुझे आज ये गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो डिसीजन टेकन राइट नाउ, मुझे आज डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड मुझे ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा। और मुझे क्या करना होगा, कर्म करके फल की इच्छा करने की बजाय कर्म करके मुझे खुश होना होगा। ठीक है, मेरा काम मैंने कर दिया, अब जो रिजल्ट आएगा वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। अगर मुझे रिजल्ट विपरीत आया है तो मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरे जो कार्मिक अकाउंट थे पुराने, जो मैंने ही क्रिएट किए थे, वो सेटल हो रहे हैं। मैं लगातार खुशी की एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा, मेरे विचार खुश रखने हैं, मुझे शब्द भी खुश के रखने हैं, कर्म भी खुशी के करने हैं। तो क्या होगा, आज नहीं तो कल चीजें बदल जाएंगी। आखिर कब तक, कई लोग कहते हैं कब तक, जितना ज्यादा ब्लैक ऑयल पड़ा हुआ है उतना ज्यादा व्हाइट ऑयल डालना पड़ेगा। तो चीजों के प्रति एक ही रवैया रखें कि जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। अगर अच्छा करने के बावजूद मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही कारण है, मैं कुछ ऐसा करके आया हूं जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। मुझे कल अच्छा करना है, मुझे कल अच्छा लेना है, तो मुझे आज से शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी। रवैया हमेशा सकारात्मक रखें चीजों के प्रति, और अपनी उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करें। ये डिटेल ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, इस पे इतनी बातें सफिशिएंट हैं। अगर हम ये चीज समझ गए तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सेकंड, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, होपफुल रहें, भरोसा रखें। जैसे हम अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। थर्ड, रेस्ट रिजुविनेट होने के लिए, नए सिरे से तरोताजा होने के लिए हमें एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, और रेस्ट में हमारी सेल्स टोन होती हैं। तो आम आदमी को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, आम आदमी को। एंड जो लोग इनफाइनाइट के साथ कनेक्ट हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, योगी हैं, अपना एनर्जी वहाँ से ले लेते हैं। देखिए, हमारी सेल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम कहीं से भी ले सकते हैं। एनर्जी वाइटल फोर्सेस इस दुनिया में मौजूद हैं, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, खाने से भी ले सकते हैं। तो आप अगर ध्यान आदि और उससे कनेक्टेड है तो उनको 3 से 4 घंटे की नींद बहुत होती है। और जो और उच्च लेवल पे होते हैं वो बिल्कुल ना सोए तो भी काम चलेगा। लेकिन हम और आप अगर आम आदमी हैं तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। ये तीनों चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो रेस्ट अपने आप, नींद अच्छी आएगी। और अगर ये 3 काम अगर आप कर लोगे, अगर आप 3 काम अच्छे से कर लोगे, नींद भी अच्छी आएगी। और अगर नींद अच्छी आएगी तो क्या होगा, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। नींद अच्छी आएगी तो आपकी बॉडी को रिजुविनेट होने का मौका मिलेगा। ये सही है, दिखा, ठीक है। चौथी चीज, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का क्या रोल है? ये पहले 3 चीजें अगर फिट कर ली तो 99% चीजें फिट कर ली हमने। लेकिन ये जो 1% है ना, ये उस 99% के बराबर है, इक्विवेलेंट है। अगर 1% को ठीक नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारी भौतिक शरीर के भौतिक अंगों के लिए खाना ही जरूरी है। सब कुछ खाने से ही बनेगा। इसको देखो बेटा, सही, खाने से ही सब कुछ चलेगा। तो न्यूट्रिशन मिलता है हमें खाने से।
ये तो बॉडी, अभी तक जो बातें की हमने, ये बातें की हमने माइंड के लेवल की, सोल के लेवल की, लेकिन बॉडी के लेवल की बातें करना बहुत जरूरी है। हमारे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को भी हमें समझना होता है। तो जब हम बॉडी के लेवल की बात करते हैं तो क्या होता है, ये बॉडी है, बॉडी को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं। खाना हम दो तरह का खाते हैं, खाने से हम न्यूट्रिशंस लेते हैं। न्यूट्रिशंस ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी ऐसे पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में लिए जाते हैं, इन्हें माइक्रो कहते हैं। मैक्रो में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो में 2 चीज़ें होती हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बेसिकली ये 5 चीज़ें होती हैं, फाइबर और पानी 6 और 7 नंबर पे आती हैं। अगर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर और पानी, फाइबर बेसिकली पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का ही, गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट होता है, मोस्ट फाइबरस होते हैं, और पानी बेसिकली बॉडी का ज़्यादातर पार्ट है। ये 5 चीज़ें मिलके क्या करती हैं, एक प्रोसीजर पूरा करती हैं बॉडी के अंदर। इस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र। मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बर्न होते हैं और उनका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के दौरान फाइनल पार्ट बनता है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ऑक्सीजन मैंडेटरी थिंग है उसके लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज बर्न ही नहीं होगा। तो ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी चली जाती है सेल के अंदर और हम हो जाते हैं एनर्जाइज्ड, सेल हो जाती है एनर्जाइज्ड और हमें ताकत मिल जाती है। एक सेल एक टाइम के बाद डेड हो जाती है, उसकी जगह न्यू सेल बनती है और ये न्यू सेल मिलके टिश्यूज बनाती है, तो टिश्यूज भी नए हो जाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन भी नए हो जाते हैं इसका मतलब, और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलके बॉडी बनाती है। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा पेच है, ये आपको समझना होगा कि अगर एक टाइम के बाद सेल सारी डेड हो जाती हैं, यानी डेड होती जाती हैं, लाखों सेल रोज बन रही होती है, उनकी जगह लाखों सेल रोज नहीं बन रही होती हैं। जब सेल डेड होती गई और ऑर्गन नया बन गया तो फिर प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। एक टाइम के बाद ऑर्गन तो नया बन गया। जब ऑर्गन नया बन गया और हमारी बॉडी में मान लो कोई ऑर्गन खराब है, एक एग्जाम्पल किसी का लिवर खराब है, और एक टाइम के बाद वो लिवर की जितनी भी सेल्स थी वो सारी की सारी पुरानी खत्म होती गई और नई बनती गई, तो ऑर्गन नया बन जाना चाहिए, लिवर नया बन जाना चाहिए, लेकिन लिवर तो फिर भी खराब रहता है। अब अगर ये बात समझ में आती है तो हमें इसके जड़ में जाना होगा, क्यों खराब रहता है? क्योंकि उस लिवर को बनाने के लिए जिन हेल्दी सेल्स की जरूरत होती है वो सेल बॉडी नहीं बना पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस वजह से वो ऑर्गन खराब हुआ था वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है। जब तक वो वजह बॉडी से आउट नहीं होगी, जब तक नई सेल्स बनाने के लिए प्रॉपर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं होंगे, तब तक एक हेल्दी सेल नहीं बनेगी। हेल्दी सेल नहीं बनेगी, हेल्दी टिश्यू नहीं बनेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी तरीके से हम उस रूट कॉज जिसकी वजह से वो ऑर्गन खराब हुआ था, उस रूट कॉज को फिनिश कर दें और डिसिप्लिन के साथ हम अपना EARN को फॉलो करते हुए गुड न्यूट्रिशन ले लें जो उस सेल के लिए ज़रूरी है, कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी है, ये डायग्नोस करके अगर हम दे दें तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो जुकाम है, चाहे वो कैंसर है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सकता हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल बॉडी। तो ये एक बड़ा पेच है, इसको समझना ज़रूरी है। अब आज बात करेंगे हम थोड़ी सी कि बीमारियां होती क्यों हैं और वो ठीक क्यों नहीं होती हैं, और दवाइयों का क्या रोल है और सप्लीमेंट्स का क्या रोल है। तो इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में ये 5 एलिमेंट, इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स की क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी एंड इनकी क्वालिटी उपयुक्त मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में और गुड
क्वालिटी, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी, ना ज़्यादा ना कम, और जैसी क्वालिटी की चाहिए वैसी क्वालिटी की अगर हम इस बॉडी को दे दें तो ये बॉडी जितने साल जिएगी आखिरी सांस तक बीमार नहीं होगी। ये बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। भगवान ने हर बीमारी से लड़ने की ताकत इस बॉडी में दी है। कोई दिक्कत है? हर बीमारी से लड़ने की ताकत इसमें दी है, लेकिन हम नेचर के साथ खिलवाड़ करके EARN, हर एक का रोल है। ई का भी है, एक्सरसाइज का भी है, रेस्ट का भी है, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड का भी है। एटीट्यूड का तो सबसे बड़ा है क्योंकि वो हमारे माइंड पर कंट्रोल कर रहा है, उससे हमारा माइंड और सोल कनेक्टेड है। और अगर एटीट्यूड खराब है तो माइंड बाय डिफॉल्ट, माइंड होल बॉडी को गवर्न कर रहा है, सारी केमिकल रिएक्शंस खराब हो जाएंगी। माइंड के बारे में मुझे एक स्टोरी याद आ गई, वो सुना देता हूँ, फिर इस पे आऊँगा। एक बंदे को एक फांसी की सज़ा हुई और वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने उसको परमिशन ले लिया कोर्ट से कि हम इस पर्सन को एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उससे बात की गई कि भाई हम तुम्हें एक ऐसे बहुत ही विषैले सांप से कटवा दें जिस सांप के काटने के बाद ना तो दुख होगा आपको, ना कष्ट होगा, ना दर्द होगा, आपको नींद आ जाएगी और विदिन 5 मिनट आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो, आपको फांसी के फंदे पे झूल के ख़त्म किया जाए या आपको इस सांप से डसवा दिया जाए? तो वो सांप के लिए तैयार हो गया कि मुझे कष्ट नहीं होगा। तो उसको सांप दिखाया गया और वो सांप 1 महीने तक उस आदमी के सामने रखा गया और उस सांप की पूरी डिस्क्रिप्शन उसको दी गई कि सांप में ये जहर होता है, इसमें ये पॉइजन है, ये ऐसे काटता है, काटने से चींटी के बराबर दर्द होता है और कुछ भी नहीं होता, ये हो। उस सांप के बारे में पूरी बातें उसने स्टडी की। 1 महीने तक वो कैदी उसको स्टडी करता रहा और उसके बाद जब डेथ डे आया तो उस पर्सन को बिठाया गया चेयर पे, उसके हाथ पैर बांध दिए, आँखों से कपड़ा बांध दिया, उसको सांप लाया गया, सांप उसके सामने बिठाया गया और उस सांप से उसको जैसे कटवाते हैं ऐसे ही उस सांप की आवाज़ निकलवाई गई और उस आवाज़ साइड में निकली, लेकिन उसके बंदे के हाथ पे 2 पिन चुभो दी गई जैसे सांप ने ही काटा हो, और पिन चुभोने के बाद सांप को वहाँ से हटा दिया गया। विदिन 5 to 10 मिनट जितना टाइम उस सांप के जहर से मरने में लगता है वो पर्सन डेथ हो गई उसकी, जबकि उसको कोई सांप से नहीं कटवाया गया था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसका पोस्टमार्टम किया गया। उस पर्सन के अंदर उसी सांप का, उसी जो पर्टिकुलर सांप था, उसी सांप के जहर जैसा एक जहर बॉडी में मिला। सवाल ये आता है कि वो जहर कहाँ से आया उसकी बॉडी में। सवाल ये आता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। कार्डियोवास्कुलर फेलियर हो गया होगा मान लेते हैं, लेकिन वो शॉक से चलो उस कार्डियोवास्कुलर फेल हो गया, उसके दिमाग में इतने दिन में प्रोग्रामिंग हो गई। एक्चुअली उसके ब्रेन में इतनी ताकत थी कि उस ताकत ने 1 महीने तक उसको एक ऐसी छवि बना दी कि वो डेथ भी हो गई उससे और वो सांप का जहर भी उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब इस माइंड के अंदर तो बहुत ताकत है। इस माइंड का तो बहुत छोटा सा भाग इस्तेमाल करते हैं हम। जो यहाँ का इस्तेमाल करने वाला भाग है वो 3 to 4% है। असली तो यहाँ इस्तेमाल होता है इस जगह से ठीक 1.5 इंच पीछे, लेकिन उसको तो हम यूटिलाइज ही नहीं करते, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको इस्तेमाल करने के भी बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन अभी हम जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा और अच्छे से कर लें तो कर सकते हैं। उसका एक ही इलाज है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तीनों लेवल पर, मन के लेवल पे भी, विचार के लेवल पे भी, शब्दों के लेवल पे भी। मन के लेवल पे हो गया विचार का लेवल, शब्द का हो गया अपने मुंह का लेवल, और कर्म के लेवल पे। अगर तीनों लेवल हम पॉजिटिव रख सकते हैं, और उसका एक ही इलाज है, स्पीक व्हाट यू वांट। जो चाहते हो वो बोलो। जो है आपके पास और आप चाहते हो कि ना हो तो उसे कभी मत बोलो कि वो है। स्पीक व्हाट यू वांट। एंड वो जो चला आ रहा है चक्र, उस चक्र को तोड़ने के लिए डिसिप्लिन एक्शन लेने की जरूरत है। सो E for exercise, A for attitude, R for rest, and 4th one is nutrition. So now is very very important. इस फिजिकल बॉडी के लिए तो यही है। 99% लोगों को तो इसी की जरूरत है। पहली 3 चीजें तो 1% लोग समझेंगे, आप में से ही बहुत सारे लोग समझेंगे ही नहीं, लेकिन आपके 99% लोगों के लिए ये है। अब इसके लिए हमें इन 5 चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी को समझना पड़ेगा। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं। प्रोटीन का क्या रोल है बॉडी में, विटामिन मिनरल्स का क्या रोल है। तो आज हम थोड़ा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली प्रोटीन के बारे में 2-3 चीजें हमको समझना होगा। बॉडी डज नॉट स्टोर, प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, तो आपको डेली लेना पड़ेगा। बॉडी इसे नहीं बना सकती, तो आपको इसे डेली लेना पड़ेगा। और प्रोटीन बेसिकली कैसे होता है, करता क्या है, ये 2 चीजें समझनी होंगी, ना बना सकती है ना स्टोर कर सकती है, तो डेली रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है, ये हमें थोड़ा समझना होगा। 22 एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे दैनिक खाने पीने की चीज़ों से मिलते हैं। इसमें 2 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, 9 एसेंशियल अत्यधिक आवश्यक, 13 नॉन एसेंशियल। जब ये बॉडी में जाते हैं
तो 100% डाइजेस्टिव एंड मिलियंस ऑफ टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। 100% डाइजेस्टिव और मिलियंस ऑफ टाइप के प्रोटीन्स, मतलब हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। जब हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन वेज सोर्स से मिलते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जो वेज सोर्स से मिलते हैं। तो एक भी ऐसा फूड नहीं है हमारे पास जो पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दे दे। 13 तो मिल जाते हैं बट ये 9 के 9 नहीं मिलते हैं। अब अगर नॉन वेज सोर्स से मैं अमीनो एसिड ले रहा हूँ तो फिर उसका एनर्जी लेवल पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जब मैंने एक एनिमल को मार के और उसका अगर एक प्रोटीन लिया है, बॉडी में अमीनो एसिड लिया है, तो उस पर कितनी नेगेटिव वेव्स उस एनिमल की छूटी हुई है, उसका इफेक्ट आ जाएगा बॉडी पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो समझा है कि अगर मैं नॉन वेज लेता हूँ तो नॉन वेज लेने के दौरान जब वो नॉन वेज बना है, प्रोसेस हुआ है, जब एक जीव को मारा गया है, उस जीव को मारने से पहले वो कितने दिन तक वहाँ पे रहा है, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस निकली हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस फाइनली उसके ब्रेन में गई हैं, उसकी बॉडी में गई हैं और उसकी सेल्स में गई हैं। जो खाना उसने खाया है वो सेल्स में गई हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे जानवर है वो निम्न फ्रीक्वेंसी लेवल की चीज़ें खा रहा है और वो खाना ही खाने से फाइनली उसकी सेल बन गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया खाने से सेल बन रही है। तो जो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, मतलब बॉडी पूरी की पूरी ऐसे बनती है। कैसे बनती है वो, जो खाना आपने खाया उस खाने की फ्रीक्वेंसी क्या थी, इवन खाने को बनाते समय बनाने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसकी भी फर्क उस खाने में आ जाएगा और टेस्ट में आ जाएगा। वो मसाले कितने डले थे, वो किस तरह की चीज़ें बनी थी, वो सात्विक तरीके से बनाया गया था या किस तरीके से बनाया गया था, उसका पूरा इफेक्ट उस खाने की एनर्जी पर पड़ेगा। और जिस एनर्जी का खाना हम खाएंगे फाइनली वो एनर्जी कन्वर्ट होकर सेल में बन जाएगी, क्योंकि सेल बन रही है खाने से। तो खाने की एनर्जी तक का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो अब हर ऑर्गन के लिए अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अलग एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए इस ऑर्गन के लिए अलग तरह के प्रोटीन चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए। इसे ऐसे समझेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 वर्ड होते हैं, इसमें से 5 वोवेल्स होते हैं। अगर इनमें से एक वोवेल हटा दिया जाए, A-E-I-O-U में से एक वोवेल्स हटा दिया जाए तो कुछ वर्ड्स नहीं बनेंगे। 2 वोवेल्स हटा दिए जाए, पानी लो, 2 वोवेल्स हटा दिए जाए तो कुछ और वर्ड्स नहीं बनेंगे। 3 वोवेल्स हटा दिए जाए तो कुछ और वर्ड्स नहीं बनेंगे। 4 हटा दिए जाए तो कुछ और नहीं बनेंगे। 5 हटा दिए जाए तो कोई वर्ड नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हटा दिए जाएं तो एक भी प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। कुछ कुछ कम हो जाएंगे तो कुछ कम बनेंगे। ऑन एन एवरेज 4 से 5 एमिनो एसिड खाने से मिल जाते हैं। जब हम पूरा एक कंप्लीट खाना लेते हैं, दाल चावल सब्जी ये वो दूध सब मिला के, तो एवरेज 36% प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। 64% अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड प्रोटीन्स बॉडी से बाहर निकालने पड़ते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स 40 साल की एज के बाद लोगों को कहने लग जाते हैं कि प्रोटीन युक्त फूड कम कर दो। वो ये तो कह नहीं सकते कि आप इसको बैलेंस कर दो, क्योंकि वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो वो एक ही बात बोलते हैं, प्रोटीन युक्त फूड कम कर दो। अब 40 साल की एज के बाद वैसे ही कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मर रही हैं, आपने प्रोटीन युक्त फूड और कम कर दिया तो और कोशिकाएं ज़्यादा डेथ होंगी। डेथ तो हो ही नहीं है, उसकी जगह नई नहीं बनेंगी, ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेंगे, इसलिए बहुत सारी बीमारियां ऑन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो किसी भी एमिनो एसिड को यानी प्रोटीन को कम करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें ज़्यादा हैं और नहीं चाहिए उन्हें कम करना है, जो चीज़ें कम हैं और चाहिए उन्हें बढ़ाना है। आज हम उस बैलेंस को ही समझेंगे। मेडिकल साइंस का काम करने का अपना एक अलग तरीका है। मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका अपना काम करने का तरीका है। जैसे मैं कल बात कर रहा था किसी से, तो बोल रहे थे कि मेरे को साइनस प्रॉब्लम थी, मेरे को जुकाम बार बार होता था, तो मेरी साइनस ग्लैंड्स निकाल दी डॉक्टर ने, यानी ऑपरेशन किया और वो निकाल दी। तो मैंने जब समझा उसको तो मुझे समझ आया कि साइनस ग्लैंड इज ए बॉडी गार्ड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बॉडी गार्ड है। और वो बॉडी गार्ड बीमार हो गया, सूजन आ गई, तो उसकी वजह से उसको बार बार प्रॉब्लम होती है, बार बार जुकाम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बॉडी गार्ड को हटा दो, सीधी जाने दो चीज़ों को। तो बॉडी गार्ड हटने से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लंग्स वीक होने लग जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने लग जाएगा, तो और कुछ कई सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। तो उस बॉडी गार्ड को हटाने की ज़रूरत नहीं है, उस बॉडी गार्ड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पूरी दवाइयाँ का काम करने का यही तरीका है। डायबिटिक को जब स्टडी किया गया कि डायबिटीज़ होती कैसे और उसका दवाइयों में इलाज क्या है, तो पाया गया कि डायबिटीज़ बेसिकली होती कब है, जब ग्लूकोज बर्न होता है
तो ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर जितना ग्लूकोज बना है और उतना ग्लूकोज बर्न नहीं हुआ तो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में मिल जाएगा, इट इज कॉल्ड शुगर। डायबिटीज हो गई बंदे को। अब जो एक्सेस ग्लूकोज है वो बर्न हुआ क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है? एक तो लिवर ने कुछ एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, जो डाइजेशन के दौरान जो जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बना, या हमारा खान पीन ऐसा था कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा था। और उसको बर्न करने के लिए जो जो एलिमेंट्स की ज़रूरत थी, जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, एक्सरसाइज नहीं हो रही थी इसलिए ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक पहुँची भी नहीं, बॉडी में जो ऑक्सीजन का कैरियर आयरन होता है वो भी उतना नहीं था जितना होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी मैकेनिज्म स्ट्रेस में लगी हुई थी, हमारा ब्रेन मैकेनिज्म वहाँ पे लगा हुआ था, ब्रेन कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, गवर्न नहीं कर रहा था बॉडी को, जिससे वो पूरी की पूरी डाइजेशन हो सके। तीसरा, जितना इंसुलिन चाहिए था उस ग्लूकोज को एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, सेल के अंदर उस एनर्जी को स्टोर कराने के लिए, वो उतना इंसुलिन बॉडी ने नहीं बनाया। बीटा सेल्स डीएक्टिव हो गई थी ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू गलत खाना और ज़्यादा खाना, या जो चीज़ें खानी चाहिए वो नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें मिलके लिवर का डिसऑर्डर हुआ, थॉट का डिसऑर्डर हुआ, स्ट्रेस लेवल हुआ, खान पान सही नहीं हुआ, तो इससे क्या हुआ, अनडाइजेस्टिव ग्लूकोज ब्लड में मिल गया, डायबिटीज हो गई। ब्लड में मिलने से क्या होगा, तो ब्लड गाढ़ा हो गया। आप सोचिए पाइप में होके सादा पानी चलाया जाए और चीनी घुला हुआ पानी चलाया जाए तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और जो बहुत बारीक आर्टरीज हैं उनमें होके जब वो ब्लड निकल रहा है, जैसे आँख की आर्टरी है, ब्रेन की है, किडनी को जो एक्स्ट्रा जो भी ब्लड आ रहा है वो सब किडनी को फिल्टर करके बाहर फेंकना पड़ रहा है, तो किडनी एक तरह की छलनी है, जब उसमें होके गाढ़ा ब्लड निकलेगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो किडनी पे प्रेशर आएगा, तो किडनी भी डैमेज होगी, किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, एंड ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन रह सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती हैं। तो उसको जब दिक्कत ना हो, आने वाला उसका लाइफ नेचुरल चलती रहे, तो डॉक्टरों ने क्या किया, मेडिकल साइंस ने क्या किया, डॉक्टरों ने नहीं, मेडिकल साइंस ने देखा कि ये जो एक्सेस ग्लूकोज है उसका क्या इलाज किया जाए। तो जो काम बॉडी कर रही थी, जो काम बीटा सेल्स कर रही थी, जो काम लिवर कर रहा था, जो काम इंसुलिन कर रहा था, वो काम या तो बाहर से इंसुलिन दे के करा दो, बाहर से इंसुलिन दे दो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं दे रहे हो तो वो काम क्या करोगे, वो दवाइयों से करा दो। तो दवाइयाँ क्या करेंगी, बॉडी के उन ऑर्गन्स का काम जो उन्होंने करना था वो नहीं कर पा रहे थे, वो काम टेक ओवर कर लेंगी। जब दवाइयाँ वो काम टेक ओवर कर लेंगी तो वो ऑर्गन जितना भी काम कर रहे थे वो उतना भी नहीं करेंगे और लेथार्जी हो जाएंगे, और बंदा और लेजी हो जाएगा, ना तो वो एक्सरसाइज करेगा, ना वो एटीट्यूड पॉजिटिव रख रहा है, वो सारी चीज़ें पहले से उसके साथ हैं, अब वो और लेजी, उसके ऑर्गन भी लेजी हो गए। ऐसे समझो जैसे घर में काम वाली लगा ली तो हम लेजी हो जाते हैं, अब जब 2 दिन काम वाली नहीं आती है, जैसे लॉकडाउन में नहीं आ रही है, तो हमें दिक्कत होने लग गई, क्योंकि हमें आदत नहीं थी, लोगों को झुकने की, झाड़ू लगाने तक की आदत नहीं रहती है, बर्तन साफ करने तक की आदत नहीं रहती है। तो दवाइयाँ कर रही हैं कि घर